हेलो एवरीवन। आज हम संज्ञा के भेदों को और भी अच्छी तरह से समझेंगे और इसके कितने भेद हैं ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। ये सर्वनाम का दूसरा भाग है। चलिए इसको शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए, पहला हमने सर्वनाम जो पढ़ा था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, पुरुषवाचक यानी इसको हम कह सकते हैं संवाद करना। ठीक है, बातचीत करना। तो बातचीत करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? लगभग दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जब हम बातचीत करते हैं यानी एक बोलता है दूसरा सुनता है, और अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक तीसरा भी होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो इसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को बनाया गया। ज्यादातर केवल व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग होता है, यानी जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के लिए प्रयोग होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे वक्ता कौन है? वक्ता का मतलब है बोलने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला, और अन्य का यानी किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाती है तब वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। मैं काम करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या है? मैं जो बोलने वाला है वो मैं के रूप में आया है। तुम यानी जो सामने है उसके लिए आया है तुम पढ़ रहे हो। उसके बाद वह नहीं आएगा या किसी तीसरे के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद है आप यहाँ बैठिए। आपका यहाँ रिस्पेक्ट देने की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपने पूरा एग्जाम्पल देखा और ये आपने परिभाषा देखी, आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज है ये, किसकी परिभाषा क्या है और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए, इसी आधार पे यानी वक्ता, श्रोता और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात, उसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन वक्ता बोलने के लिए, मध्यम पुरुष सुनने के लिए और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है। इसमें देख लीजिए एक उदाहरण, मैं बाजार जाती हूँ। ठीक है, ये प्रथम उत्तम पुरुष का है यानी जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष है सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए, तुम बाजार जाते हो। फिर अन्य पुरुष के रूप में आया है कि वह बाजार जाता है। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरा एक भाई है। यह जो मेरा शब्द है यह हमेशा किसी संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तुम्हारा एक भाई है, यह भी संबंध के लिए प्रयोग किया जा रहा। उसके बाद है अन्य पुरुष में उसका एक भाई है। इस तरह से आपने देखा होगा कि तीनों जो है अपने अपने रूप में यहाँ बताए गए हैं, यानी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा जो उसका भेद है उसको शुरू करते हैं। चलिए अब दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद आपका है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। इसका पहले नाम देखते हैं कि ये संकेतवाचक और निश्चयवाचक क्यों रखा गया है। निश्चयवाचक का मतलब है निश्चित होना किसी व्यक्ति वस्तु के लिए, और संकेत का मतलब है उसी तरफ इशारा करना या संकेत करना। ये सर्वनाम शब्द क्या क्या है? वह, वे, यह, ये। यानी वह जो होता है वह किसी दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका बहुवचन में होता है वे। इसी तरह आपका यह शब्द है, यह किसी पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका बहुवचन में होता है ये। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से पास, ठीक है, पास या दूर की किसी निश्चित, ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो या तो पास हो या फिर दूर होते हैं उनके बारे में जब बोध होता है, यानी निश्चित बोध होता है कि वह एक्चुअल में है वो चीजें, तब उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का वहां पे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं।
वह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे पुस्तक को एक निश्चित अवस्था में रखा गया है और वह काफी दूर भी है, तो यहाँ पे वह सब सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है यह मेरा पेन है, यानी यह का मतलब है यहाँ पे पास में आपके, यानी पास में कोई वस्तु रखी गई है, यानी वह वस्तु का नाम है पेन। ठीक है, तो वह आपके पास है, तो क्या बन रहा वाक्य, यह मेरा पेन है। ठीक है, वे आ रहे हैं, वे बहुवचन में प्रयोग होता है, वह का जो बहुवचन वे है, यानी वे आ रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति है, जो लोग बहुत सारे लोग हैं, तो वे आ रहे हैं, अभी वो दूर हैं। ठीक है, दूसरा आपका बहुवचन में है ये सब क्या कर रहे हो, यानी ये सब क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें जो कोई व्यक्ति है जो कर रहा है इसको, यानी सब क्या किया जा रहा। ठीक है, तो आपने समझा कि निश्चयवाचक और संकेतवाचक दोनों एक ही होते हैं। जब किसी विशेष, विशेष का मतलब निश्चित, यानी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे भेद की तरफ। चलिए अब तीसरा जो भेद है वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपने निश्चयवाचक पढ़ा, और ये है अनिश्चय, यानी जिसके बारे में हम निश्चित ना हो। ठीक है, हमें ज्ञान ना हो कि वो क्या चीज है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय का मतलब कंफर्म नहीं होना कि कोई है अथवा नहीं है, या फिर कोई वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में भी यह हो सकता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, कोई दरवाजे पर है। ठीक है, यहाँ पे कोई जो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वह क्या बता रहा है कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन हमें निश्चित नहीं, हमें ज्ञान नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह इसलिए यहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो दाल में कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ का प्रयोग हुआ है सर्वनाम शब्द का, यानी वहां पे जो वस्तु है उसके बारे में हम निश्चित नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह जाओ किसी को बुला कर लाओ। ठीक है, यहाँ पे किसी और बुलाने के लिए कहा जा रहा, लेकिन कौन है इसके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। तो आपने देखा कि जहाँ पे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक चीज और है कि कोई जो होता है वह व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह भी व्यक्ति के लिए किसी। ठीक है, और कुछ जो होता है वह वस्तु के लिए प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भेद की तरफ। चलिए अब चौथे भेद की तरफ बढ़ते हैं। चौथा भेद आपका है प्रश्नवाचक। बहुत ही इजी, आप लोग सब बहुत आसानी से इसे समझते होंगे। इसमें कौन, क्या, किससे आदि, यानी प्रश्नवाचक जितने भी आपके वाक्य होते हैं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में, यानी प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर होते हैं, यानी संज्ञा के उत्तर में आते हैं, वो जो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, पर्दे के पीछे कौन है। पर्दे के पीछे कौन है, अगर यहाँ पे कौन का आपको उत्तर मिल जा रहा है तो यहाँ बोला जा रहा है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर। ठीक है, यानी कौन है। ठीक है, तुम क्या लाए हो, आपको किससे मिलना है। यहाँ तीनों में आपने देखा कि कौन, क्या, किससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि कौन, तो कौन होता है कौन या फिर किससे। ठीक है, या व्यक्ति के रूप में यूज किया जाता है, और क्या जो होता है वह वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें, और इसी से जो है आगे जो कारकीय भेद होते हैं, कारक के भेद, उसी से जो है कारक चिन्हों को लगाकर इसमें और भी डिटेल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें भेद की तरफ। हमारा पांचवा भेद जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो, वह, जिसकी, उसकी, यह भी जो है जब कारकीय भेद इसमें लगाए जाते हैं तब ये जो है और इसके भेद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लिंग का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का मतलब है रिलेशन दिखाना। ठीक है, इसमें दो वाक्यों में, यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक जो होता है प्रधान होता है, दूसरा जो होता है वो गौड़ होता है। यानी दो सेंटेंस होते हैं। अगर किसी चीज में दो सेंटेंस का बात किया जाए तो जैसे वह करेगा एक सेंटेंस हो गया और वह भरेगा दूसरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरे में है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे दो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक दूसरा सेंटेंस ये है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आप एक चीज और देखिए कि पहले सेंटेंस में जिसके जिस संख्या के लिए सर्वनाम आता है उसी संज्ञा के लिए दूसरा सर्वनाम भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द पहले व्यक्ति के लिए आया है वही दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही सर्वनाम प्रयोग होता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें दो लोगों के लिए, यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो सर्वनामों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संबंधवाचक जो इसमें दिखाया जा रहा है दो वाक्यों में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे जो लास्ट आपका है निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब छठवें भेद की तरफ बढ़ते हैं। छठवां जो लास्ट भेद है हमारा वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का जो अर्थ होता है वो होता है अपना। ठीक है, निज शब्द का अर्थ होता है अपना या अपनत्व की भावना या अपनेपन की भावना, चाहे वह मेरे लिए हो या फिर आपके लिए हो। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण परिभाषा पहले देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। यानी किसी भी वाक्य में कर्ता अवश्य होता है जो संज्ञा के रूप में होता है। ठीक है, वहां पे जब कर्ता के लिए अपनेपन की भावना आती है तो वहां पे जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। ठीक है, यहाँ जो काम है वह क्या है, खुद के अपने आप ही करना यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरा है तुम खुद खाना बना लेना। यहाँ भी खाना बनाने की जो क्रिया है वह स्वयं यानी खुद के करने की भावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। वह अपने आप ही चला जाएगा, यानी जानने की जो क्रिया हो रही है वह क्या हो रही है, अपने आप यानी स्वयं के द्वारा ही की जा रही है। तो आपने यहाँ देखा कि निज का मतलब होता है अपना या अपनेपन की भावना को व्यक्त करना और इन्हीं शब्दों को सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपने ये पूरा जो परिभाषा देखा आपने और ये उदाहरण आपने देखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे जो हमने भेद पढ़े सर्वनाम के, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इस सारे भेदों को हमने आप पूरे अच्छे से समझा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।